नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार टीचर ट्री थर्ड का हम लोग आज जीके एंड जीएस यानी कि सभी इंक्लूड होगा, यानी कि सभी के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सभी के लिए अवेलेबल है। सबसे उपयोगी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला पार्ट हम लोग का इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान का। हम लोग पहला चैप्टर हम लोग का इतिहास होगा। तो पहला सेट इतिहास से करा कि पहला क्वेश्चन इस पर करा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता था? कांस्य युग सभ्यता इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना जाता है। सिंधु सभ्यता के समान 3 नामों का उल्लेख किया गया था। कौन कौन? प्राचीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता को। किसको? सिंधु सभ्यता के 3 नाम से प्रयोग किया गया। कौन कौन? प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। एक का हम लोग को एक हो गया, 71 का 1, 72 में लगवाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन था? तो ऋषभदेव थे। कौन था? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे जी। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक किसका था? साढ़ था, याद रखिएगा। टोटल पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कहवा था? 23वां था। अंतिम जैन तीर्थंकर कौन था? महावीर। क्वेश्चन नंबर 73 में आते, श्रवण बेलगोला में कहाँ स्थित है? यानी श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो 73 का 1 नंबर कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ था जी। दिगंबर जैन संप्रदाय का प्रवर्तक भद्रबाहु थे। दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में कि पंचतंत्र को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा लिखा था पंचतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 का कंबोडिया किस शासक से प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया गया था? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था? कौन बना था? सूर्यवर्मन। कौन बना था? तो आपको हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय बनाया था अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 76 में 76 का कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? 76 का आपको 2 नंबर कौन था? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। इनकी एक पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, याद रखिएगा। याद रखिएगा, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी। ये 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता था जी इसको। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया था? 75 का 3 नंबर चंदावर का युद्ध में 1194 में परास्त कर दिया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद को। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 79 में आते हैं। 79 का कि शिवाजी की राजधानी कौन थी? रायगढ़ थी। शिवाजी का राजधानी कौन था? रायगढ़ था। शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब किए थे? 6 जून 1674 को रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाए थे और छत्रपति शिवाजी का उपाधि धारण कर लिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक पंडित विश्वेश्वर ने कराया था, जो गंगा भट्ट के नाम से जाना जाता था। उसका नाम क्या था? विद्वान पंडित विश्वेश्वर, जिसे हम लोग गंगा भट्ट के नाम से जानते थे। ये बनारस का एक पंडित रहने वाला था। 80 वाला क्वेश्चन देखते करा कि वास्को डी गामा ने भारत में किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? वास्को डी गामा ने भारत के किस बंदरगाह पर पहले पहुंचा था, यानी कि दौरा किया था? 80 का 2 नंबर कालीकट। कौन सा बंदरगाह पे? कालीकट पे आया था जी। कालीकट। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था। वास्को डी गामा 1498 में भारत के सर्वप्रथम कालीकट पहुंचा था। 81 में आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था फ्रेंच का। अंग्रेज का कब? 1600 में किया गया था। अब फ्रेंच का कब किया गया था? 1664 में किया गया था जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन वो लोग
82। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो प्लासी का युद्ध का जो मैदान है बंगाल में है। हल्दी घाटी का युद्ध का मैदान राजस्थान में है और प्लासी का बंगाल में है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 का बंगाल में। 83 में लगाते क्वेश्चन नंबर की कल 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। 83 का 1 नंबर हुआ था जी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को कर्जन ने घोषणा कर दिया था और 16 अक्टूबर 1905 को विधित रूप से बंगाल को विभाजन कर दिया गया था जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया गया था? स्वदेशी कब किया गया था? तो आपको हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक रूप से घोषणा किया गया था। 85 में लोग आते हैं। 85 का किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो 2 नंबर 1924 से लेकर 1934 तक। 86 का क्या आपको किसे भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारतीय बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। 86 का आपको 1 नंबर हो जाएगा आपको। 86 का 1 नंबर जी। भारत के एकीकरण का कर्जन महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कौन? सरदार वल्लभ पटेल को। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था जी। बारडोली सत्याग्रह सफलता से खुश होकर बारडोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कौन पुरुष? लौह पुरुष के नाम से जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। करा कि रॉलेट एक्ट है और खेड़ा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है और अहमदाबाद मिल आंदोलन है। इन लोग का व्यवस्थित करना है सही ढंग। अच्छा, चंपारण कब हुआ था? 1917 में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब किया गया था? तो आपको हो जाएगा 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ये भी आपको हुआ था कब? 1918 में किया गया था। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो इसका सबसे पहले आपको 3 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 97 का 1 नंबर, 87 का 3 नंबर। पहले कौन? चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद कौन? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। उसके बाद कौन हुआ था? खेड़ा आंदोलन, ये भी आपको हुआ था 1918 में हुआ था। उसके बाद आपको हुआ था 1919 में कौन? रॉलेट एक्ट। आते हैं 88 में आते हैं। 88 कारागिर में से कौन है जो अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? कौन शामिल था? तो कौन था? 88 का 2 नंबर था, अरविंद घोष था अलीपुर बम कांड में। अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था, रखिएगा 1908 में अलीपुर बम कांड हुआ था। 89 में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ हुआ था? तो आपको वर्धा में किया गया था। 89 का 1 नंबर जी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया गया था, बट 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त 1942 को। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस महल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 कह रहा है कि आपको कौन जोड़ी सही है? चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रेडिंग, दिल्ली दरबार, लॉर्ड वेलिंगटन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, या एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 90 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कौन सही है? तो चेम्सफोर्ड जो था वो रॉलेट एक्ट उसने किया था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में पारित किया गया था जी। इसके संदेश से आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था जी। तो क्वेश्चन नंबर 91 में हम आते हैं। 91 करा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1942 में किया गया था। 91 का 2 नंबर, 91 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो कौन किया था? धर्मपाल किया था। 92 का 2 नंबर किया था। 92 का धर्मपाल पाल वंश का महानतम शासक था। इसी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था जी।
धर्मपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था। जी, कनिष्क ने शक समझ चलाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93 में लाते हैं। 93 करा कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का, तो 93 का आपको हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आपको। नेहरू, राममोहन राय, जी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जी, इनमें से कोई नहीं जो बुनियादी शिक्षा का अधिकार दिया था। बुनियादी शिक्षा का अधिकार विचार पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? अक्टूबर 1937 में किया था। जी, क्वेश्चन नंबर कौन किया था? इनमें से कोई नहीं था। कौन किया था? MK गांधी किया था। रखिएगा 94 में आते हैं कि शाहजहां ने काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के शासन काल में कौन आया था? तो कौन आया था? शाहजहां के शासन में पीटर मुंडी ने यूरोपीय यात्री आया था। पीटर मुंडी, तो ऑप्शन कोई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 94 का ई नंबर। 5 नंबर 94 में आते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा के जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को सुधार घोषणा के जाना जाता है क्या? मॉन्टेस्क्यू घोषणा, यानी कि 1 नंबर 95 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 का कि आपको निम्नलिखित में से किसे काला या तो श्याम पैगोड़ा के नाम से जानते हैं? तो आपको 1 नंबर हो जाएगा सौर मंदिर। काला श्याम पैगोड़ा किसे कहते हैं? तो कंबोडिया का कोणार्क मंदिर, जो हम लोग का होता है, क्या कह रहा है कि काला पैगोड़ा को कौन कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो 96 का 3 नंबर। 97 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, किसके लिए प्रभावित था? तो आपको जाएगा 2 नंबर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित था। आगे देखते हैं। अच्छा, 98 में आते हैं। चोल की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 98 का आपको जाएगा 3 नंबर, तंजौर थी। 99 में आते लोग। समुद्री मार्ग के विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? मैगलन किया था। कौन किया था? कोलंबस किया था। समुद्री मार्ग के विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? कौन किया था? तो कोलंबस किया था। नहीं तो मैगलन किया था सबसे पहले। कौन किया था? सॉरी, सबसे पहले मैगलन ने किया था समुद्र मार्ग की परिभ्रमण। 99 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। क्वेश्चन 100 करा कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो 100 का आपको 3 नंबर। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां की संस्था को स्थापित किया गया था। 100 में आते हैं। प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? प्रथम में कौन आते हैं? सामंत, विद्वान या किसान, या इनमें से एक से अधिक? तो 101 आपको हो जाएगा ई नंबर। इनमें से कोई नहीं आते। तो कौन आते हैं भाई? प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आते हैं। कौन सा? पादरी वर्ग के लोग आते हैं। जी, एक इसमें कल फ्रांस के समाज के 3 स्टेट में बांटा गया है। प्रथम पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा मध्यम वर्ग एवं सर्वसाधारण वर्ग दिया गया। जी, तो देखते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। 102 में आते हैं। 102 कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हो गया ना, किसकी हार हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में? तो कौन हार गया था? तो 102 का आपको जाएगा 1 नंबर, जर्मनी की हार हो गई थी। तीसरा में आते हैं हम लोग 103 में कि नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्च के सिद्धांत का समर्थक था नाजीवाद। जी, नाजीवाद विचारधारा हिटलर का था। नाजीवाद विचारधारा किसका था? हिटलर का। फांसीवाद विचारधारा किसका था? मुसोलिनी का। नाजीवाद हिटलर का और फांसीवाद मुसोलिनी के था। क्वेश्चन नंबर आकर 104 में आता है। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 में हुआ था। कब हुआ था? 1750 में। कहाँ पे हुआ था? तिलका मांझी के द्वारा भागलपुर छोटा नागपुर क्षेत्र में इनका विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह हुआ था 1787 और 1790 के बीच विद्रोह किया गया। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे? भागलपुर बिहार में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर बिहार में। 105 में आते हैं। 105 कह रहा कि शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में किया जाता है? तो मुजफ्फरपुर। 105 का 2 हो जाएगा। जी, मखाना अनुसंधान केंद्र का दरभंगा में, लीची वाला मुजफ्फरपुर में।
जूट का उत्पादन सर्वाधिक पूर्णिया और किशनगंज में होता है। 106 में आते हैं। 106 को करा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में, याद रखिए 1870 में सेडान का युद्ध किया गया था। 107 में आते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को मानते हैं। किसके? रॉबर्ट ओवेन को मानते हैं। 108 में आते हैं लोग। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह था। 109 में आते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको या कौन सा? महात्मा गांधी ने लिखा था। कौन लिखा था? महात्मा गांधी। इंग्लैंड से अफ्रीका जाने के क्रम में जहाज यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नामक एक छोटी सी पुस्तक को लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था। भारतीय सेवक संघ के स्थापना से 5 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 110 में। 110 का इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन हुआ था कब? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838 में किया गया था। 110 का 1 हो जाएगा। अब आते देखते हैं हम लोग भूगोल देखते हैं। आगे हम अगला है भूगोल का क्वेश्चन। भूगोल का हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो क्या था? 2 दिसंबर 1983 के रात में ये घटना हुआ था, यानी कि 2 से 3 दिसंबर 1983 को। 171 का आपको हो जाएगा। 84 में चलिए 83 में से हुआ था। 84 देता है 1984 को, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या कह रहा कि इसमें कौन सी गैस लीकेज किया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट ने मध्यरात्रि के मिथाइल आइसोसाइनेट हिस्सा हुआ था। इस राशि से 2000 लोगों का मृत्यु हो गया था और बुरी तरह से कुछ लोग अस्वस्थ भी हो गए थे। भोपाल त्रासदी से मरने वालों की संख्या 1989 तक बढ़ती रही थी। 1989 तक। 72 में आते हैं। 72 क्वेश्चन कर आपको। 72 में आते कि सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 2001 में किया गया था। 102 का 72 का 2 नंबर, यानी कि 2011 दिसंबर 2001 को ये हमला किया गया था। वही अगर देखा जाए तो भारत में कब किया गया था? 26 नवंबर 2008 को मुंबई के महानगर में कई जगहों पर हमला किया गया था। 73 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 73 का आपको जाएगा 1.3% है जनजाति यहाँ पर बिहार में। अगर देखा जाए तो कह रहा है कि बिहार में 33 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती। कितना? 33 प्रकार का जनजाति बिहार में निवास करती है। देखते हैं 74 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिले निम्न में से कौन है? बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन से? 74 का 2 नंबर सीवान। सबसे कम साक्षरता पुरुष वाला कौन? सीवान हो जाएगा। सॉरी 74 का जी 74 का ये नहीं होगा। 74 का हम लोग आंसर हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा जी। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा? इनमें से कोई नहीं है, यानी इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। और देखा जाए पूर्णिया में कितना है? 51.08% है जी। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 कह रहा है कि भारत में स्थिर प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताशय कहाँ है? 75 का 2 नंबर कोच्चि में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कि टैगा वन कौन से बीच में होते हैं? टैगा वन तो 2 नंबर में किसमें? मृदु कास्ट बीच में टैगा वन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 77 में जल डमरू मध्य यानी कि इस थमस से क्या अभिप्राय है? तो 77 का आपको 2 हो जाएगा। 2 भूखंड यानी कि 2 भूखंड को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य बोलते हैं। 78 में लोग आते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे? कलपक्कम तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 78 का 2 नंबर 79 में लोग आते हैं। अलमाटी
ये बांध यानी अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी पर आपको हो जाएगा किस में? कृष्णा नदी पे है। किस पे? 79 का 3 नंबर। कृष्णा नदी का लंबाई टोटल कितना याद रखिएगा? कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 80 मनवाते हैं। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों की मुख्य भूभाग को पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 80 का आपको जाएगा कौन सा? 3 नंबर हो जाएगा। महाद्वीप जल सीमा बोलते हैं। 81 मनवाते हैं। 81 का रंग इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा होती है? 81 का आपको जाएगा 1 नंबर कोची। सबसे कहाँ पे? कोची। कोची भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोची बंदरगाह के पूर्व का बेसिन भी कहते हैं। बड़े बंदरगाहों संघीय सूची में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 मानते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल का सबसे बड़ी झील है? खारे पानी का? उड़ीसा यानी कि चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा आपको हो जाएगा। उड़ीसा में खारे उड़ीसा में जाएगा। सांभर झील कहाँ आपको हो जाएगा? राजस्थान में जो सबसे खारा झील है कहाँ पे? सांभर झील राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ पे? राजस्थान में। श्रीनगर में कौन झीलों का नगर कहते हैं? कहाँ पे? श्रीनगर को कहते हैं। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुल्लर झील और वेरीनाग झील है। तमिलनाडु में पुलिकट झील, मणिपुर में लोकटक झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, हुसैन सागर झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील जम्मू कश्मीर में। 83 मत आते हैं। निम्नलिखित में से अग्नेय शैल कौन सी है? तो 1 नंबर ग्रेनाइट एक अग्नेय शैल है। 84 क्वेश्चन में आते हैं। 84 करा कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो कौन सा होता है? 84 का 3 नंबर काली मिट्टी में बिना खाद पदार्थ डाले उससे क्या होता है? हम लोग अधिक उपजा सकते हैं। तो काली मिट्टी को और कछारी मिट्टी यानी दोनों यानी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दोनों में होता है। 85 में आते लोग। 85 करा कि आपकी वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ऊपरी परत किससे बनी होती है? तो आपको जाएगा कौन? ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से बनी होती है। 86 मानते हैं। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो ये होता है कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। 87 आते हैं हम लोग। का निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्य में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ पे होती है? तो हरियाणा और पंजाब यानी उत्तरी भारत में। 88 का निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो कौन? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो 88 का 3 नंबर होती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन? डोडा बेटे होती है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी होती है। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी होती है? तो दक्षिण से कौन नदी? गंगा में 100 नदी मिलती है जो बिहार तक आ जाती है। 89 का 3 हो जाएगा। 90 बातें क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार होता है? तो छोटा नागपुर में। क्या पे? छोटा नागपुर का पठार में। कहाँ पड़ता है ये? छोटा नागपुर का पठार और बड़ा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है? दोनों झारखंड में करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 में। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के लिए होता है। 92 में आते हैं। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा होता है? अटलांटिक, आर्कटिक या हिंद महासागर? सबसे ज़्यादा होता है अटलांटिक महासागर। 92 का 1 नंबर। 93 में लोग आते हैं। निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन सा जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं? कौन सा? 93 का 2 नंबर। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आता है। साइक्लोन यानी कि चक्रवात आता है। 94 में लोग आते हैं। कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? दामोदर। कौन था? 94 का 2 नंबर दामोदर परियोजना था। 95 में लोग आते हैं। 95 का निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सी होती है? 95 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। पानी हो जाएगा। 96 में आते हैं लोग।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? तो 96 का आपको हो जाएगा। एक नंबर आसाम का नहीं लगती है। म्यांमार से आसाम का सीमा नहीं लगती। मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड 97 में आते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या होती है? सुनामी का मुख्य कारण होता है कौन सा? समुद्री सतह से भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। 98 में आते हैं लोग। जम्मू एंड कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होता है? 98 का एक नंबर NH 44। क्वेश्चन नंबर 99 आता है। देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है। तो देवदार का आपको होगा कौन सा कि शंकुधारी वनों में पाया था देवदार का पेड़। 99 का 3 नंबर। 100 में हम लोग आते हैं। 100 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, न्यूक्लियर विस्फोट या एक से अधिक। 100 का आपको 3 नंबर जाएगा। न्यूक्लियर विस्फोट एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बट बाढ़ है, भूकंप है, प्राकृतिक आपदा। 101 में हम लोग आते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम था? सबसे कम अनुपात कहाँ पे? तो इनमें से कोई नहीं था जी। तो सबसे जो था हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनुपात कम था जी। वहाँ पर 1000 पुरुष बच्चों में 879 लड़कियाँ थीं जी। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं लोग। 102 कह रहा कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। तो करें निम्नलिखित में से कौन सी परतों यानी कि भूपृष्ठ के ऊपर का सही विन्यास है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? 102 का 3 हो जाएगा। क्षोमंडल, सप्ताह मंडल और थर्मोस्फीयर। 103 में आते हैं लोग। 3 कह रहा कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर में तो कौन सी रहती है? वर्षा ऋतु रहती है जून से सितंबर के बीच में। क्वेश्चन 104 में आते हैं लोग। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है बिहार में। 105 में आते हैं कि भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या? वर्षा जल। 105 का 2 नंबर हो जाएगा। 106 में आते हैं लोग। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? आधी, या तो 3/4 या तो फिर 1/4। तो 106 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 3/4 जो होता है हम लोग का कृषि योग्य भूमि होती है। 107 में आते हैं। भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना है तो किस रंग की उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा? हरे, भूरे या नीले का? तो पठार को दिखाया जाता है किस रंग से? भूरे रंग से पठार को दिखाया जाता है जी। किससे? भूरे रंग से। 108 में लोग आते। 108 करके भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सी होती है? तो 108 का आपको जगह 3 नंबर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में पाया जाता है। 109 में आते हैं लोग कि भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग कोकण तट बोलते हैं। 110 में आते हैं हम लोग कह कि 10 कह कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथन को कौन सा कथन सत्य है? तो आपको जा कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में किया जाता है। हाँ ठीक, कच्चे माल के रूप हाँ किया जाता है। तिल उत्तरी भारत के खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी फसल है। हाँ जी बिल्कुल सही है। 110 का आपको 3 हो जाएगा। 111 में लोग आते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का यानी कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज व्यवस्था का देखते हैं। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है कि मतदान का अधिकार नागरिक का कैसा अधिकार है? तो मतदान का अधिकार नागरिक का कैसा अधिकार है? तो 11 का आपको जाएगा कितना? 3 नंबर। एक कानूनी अधिकार। अच्छा, हम लोग हमारे देश का वयस्क मताधिकार व्यवस्था दिया गया है। तो हम लोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत लोकसभा या विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करते हैं। कितना? 326 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती हैं? तो कौन सा समानता आती है? तो 12 का 4 नंबर। उपयोग में से एक से अधिक आते हैं। कौन कौन?
कानून के नज़र में समानता हो, भेदभाव एवं विषयाधिकार का अंत हो, अवसर की समानता हो, यानी कि 12 का 4 ना हो। 13 में आते हैं लोग, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? तो 13 का आपको 3 नंबर कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। 2002 में दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के प्रावधान किया गया था। यानी कहा गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार एक्ट लाया गया था 2009 में। 13 कामों का 3 हो। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 कह रहा है कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने की दंडनीय अपराध है, ये कब से किया गया था? तो आपको किया गया था 10 अक्टूबर 2006 से बात किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने का ये दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। कौन भारत कैसा राज्य है? तो भारत क्या है? भारत क्या है? तो कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। गांधी को माना जाता है क्या? मार्क्सवादी, फेमिनिवादी या तो दार्शनिक? तो 16 का आपको 3 नंबर दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी गांधी को माना जाता है। क्वेश्चन 17 में आते हैं। 17 कह रहा कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो पंचशील कब हुआ था? तो आपको आएगा 1954 किया था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, बट पंचशील हुआ था आपको 1954 में किया गया था। पंचशील 1954 में। क्वेश्चन देखते हैं 118 मानते आते हैं। कुछ 18 कह रहा है कि आपको छाया मंत्रिमंडल जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है, किसका है? तो आपको किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा। आपको ब्रिटेन का हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में आते हैं। वार एंड पीस पुस्तक के लिए किसके द्वारा लिखा गया है? तो वार एंड पीस कौन सा? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक 19 का आपको आएगा लियो टॉल्स्टॉय को। 19 का आपको आएगा 3 नंबर जी। अगला कह रहा कि गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन लिखा था? सरोजिनी नायडू। गीतांजलि कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 में आते हैं। 120 में जनमत है। तो जनमत क्या है? तो जनमत आपको यह क्या कि बहुमत के राय, राजनीतिक मामले पर जनता की राय, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। 20 का 4 नंबर। 21 में लोग आते हैं। 21 में आते हैं कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 121 का आपको जाएगा 2 नंबर को विजयलक्ष्मी पंडित। कह रहा कि विजयलक्ष्मी पंडित थी। 1953 में अध्यक्षता किया था। कब किया था? 1953 में यूएनओ का अध्यक्षता किया था। राजकुमारी अमृता कौर और पहली लोकसभा की कैबिनेट में शामिल थी। कमला नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी थी कमला नेहरू। क्वेश्चन में 122 में आते हैं। 122 में आते कह रहा कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय कहाँ पे? अमेरिका में। कौन कौन? यहाँ 2 पार्टी कौन कौन? रिपब्लिकन पार्टी और होता है डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी में क्या है? एक दलीय। अब देखते हैं क्वेश्चन 123 कह रहा है कि आपको यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो कितना सिद्धांत आपको हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना? 7 हो जाएगा। इसमें कितना है? 123 में सिद्धांत कितना है? तो 7 सिद्धांत है, यानी कि 124 पे आते हैं। 124 का रहा है कि आपको ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियमित समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? देखिए 124 का आपको जाएगा 3 नंबर रामनंदन समिति नाम था। क्या था? रामनंदन समिति का 1990 में दिया गया था। रामनंदन समिति यानी कहने का मतलब कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अगस्त 1990 में ओबीसी के आरक्षण को 27% किया गया। कितना पे? 27%। आगे देखते क्वेश्चन 125 में याद करा कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग को अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था?
तो अब हो जाएगा 1/9 125 के 1/9 काका कलेलकर को कह रहा कि 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? काका कलेलकर। क्वेश्चन 126 में आते हैं। भारतीय गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? यानी कि NAM का नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, इसका स्थापना हुआ था 1961 में। कल की भारतीय गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि क्या होता है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ हो, यानी शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ हो। 26 का 3 हुआ। 27 में आते हैं। 27 का लोकतंत्र की सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए क्या चुनौती नहीं है? तो आपको जाएगा कौन नहीं है? तो जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें, सत्ता पर धनी व प्रभुत्व वाले व्यक्ति को प्रभाव को कम करना, लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार करना। 128 में आते हैं। 128 करा कि आपको लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? इसका मानदंड आपको क्या है? अधिक हो जाएगा। 128 का 4 नंबर क्या है कि जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना करना, आर्थिक असमानता की कमी एवं सामाजिक न्याय में स्थापना करना, विविधताओं के सामंजस्य की एवं नागरिक की गरिमा में वृद्धि करना। 128 का 4 नंबर। 129 में हम आते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा? तो कौन आपको सही हो जाएगा? आपको कि निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना हो। जी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने में देरी हो बट निर्णय सही और निर्णय परंतु सही निर्णय लेने की संभावना हो। सही निर्णय लेने की संभावना हो। आगे देखते 130 में आते लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन का सही आधार क्या है? इसका सही आधार होता है ये कि विविधताओं में सामंजस्य हो। विविधता में सामंजस्य हो। 131 में आते हैं लोग। लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र की सफलता में सही कथन कौन सा है? तो 131 का होगा 2 नंबर। लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिक असमानता का समाप्त करने में समर्थ हो। 132 में आते हैं लोग। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो नागरिकता किस में आता है? तो भाग किस में आता है? भाग 2 में आता है नागरिकता। 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता किया गया। नागरिक को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है। जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 133 में आते हैं। 133 क्वेश्चन करा क्या आपको कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता हो। तो ये बात किसने कहा था? तो आपको कौन कहा था? KT शाह कहा था। कौन कहा था? KT शाह। KT शाह अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि भाग 4 के अधीन जो निर्देश दिया गया है उसे लागू करने का प्रावधान न्यायालय में नहीं किया गया था। क्वेश्चन हम देखते हैं 134। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों की बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन करती है? चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों को बंटवारा करती है। 134 का 2 नंबर। 135 में आते हैं। निम्न 135 का निम्नलिखित में से कौन सी मंदे यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? 135 का आपको जाएगा 2 नंबर। मजदूर संघ समवर्ती सूची में आते हैं। क्वेश्चन 136 में आते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52 संविधान संशोधन 10वां अनुसूची और 1985 में इसको जोड़ा गया था। याद रखिएगा 1985 में इसको। तो कह रहा है आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 137 में आते हैं हम लोग। अनुसूची 10 संविधान संशोधन कितना? संशोधन 52 में 1985 में जोड़ा गया था इसको। अब आते हैं देखते 137 में आते हैं लोग।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 137 का 1 नंबर हो जाएगा। 138 में आते करा कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होती है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जी। राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में भी सीनेट का स्वामित्व उपराष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का एनडीसी का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जनसंख्या आयोग राष्ट्रीय एकता परिषद का भी पदेन अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं हम लोग 139 में आते हैं। कल गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो इसे अभिप्राय ये हो जाएगा कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ हो, यानी शक्ति ग्रुप के प्रति जिम्मेदार हो। यानी कह रहा कि नियम का गठन कब किया गया था? जो नियम बनाया गया था NAM नॉन अलाइजिंग मूवमेंट 1961 में बनाया था। इसको बनाया गया था 1961 में बनाया गया था। इसको बनाया गया था कौन कौन? तो जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो और कर्नल नासिर ने इसको मिलकर बनाया था। ये बनाया गया था कि नियम को इसलिए बनाया गया था करा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। कौन कौन? पूंजीवादी और एक होता समाजवादी। तो पूंजीवादी में वो आए जो अमेरिका का फॉलो करते थे, समाजवादी में वो आए जो USA का फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर देखते 140। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो 140 का 3 नंबर किसमें? जनता के पास। यानी कि कह रहा कि प्रस्तावना के अनुसार शक्ति जनता के पास होती है। यानी प्रस्तावना में संविधान का दर्शन माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। 141 में आते हैं। योजना का विषय किस सूची में आता है? तो योजना किस सूची में आता है? संघ सूची, राय सूची या तो फिर समवर्ती सूची में। तो ये आता है संघ सूची में आता है, समवर्ती में आता है। योजना दोनों बनाता है, राज्य बनाता है और केंद्र भी बनाता है। यानी इसको रखा गया कौन? समवर्ती सूची में। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 में शुरू किया गया था। यानी 141 का 3 नंबर। 142 में आते हैं लोग। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था? भाषा पर, धर्म पर या जाति पर? तो इसमें था कि आपको भाषा के आधार पर बंटवारा किया, राज्यों का स्थापना किया गया था जी। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था कौन था? फजल अली। ये याद रखिए क्वेश्चन, फजल अली था। क्वेश्चन 143 में आते हैं। किसी समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्ष दल से होता है। तो 143 का 2 नंबर लोकलेखा समिति का अध्यक्ष अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का दल का होता है जी। यानी लोकलेखा समिति अपनी लोकलेखा समिति कैग की रिपोर्ट का विचार करती है। लोकलेखा समिति केंद्र और राज्यों की सरकारों को आय व्यय का परीक्षण करती है जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें होता है 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 144 में आते हैं। 144 करा कि आपको किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 144 का आ जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत, याद रखिएगा। 145 में आते हैं कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति तथा प्रख्यात अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो 145 का आपको जगह 3 नंबर 6 महीना। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर यानी ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन अनिवार्य है।
किसी भी सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार 6 माह या तो 6 सप्ताह अधिकतम अध्यादेश रह सकता है, 6 माह या तो फिर 6 सप्ताह। क्वेश्चन आगे देखते हैं, 146 में देखते हैं। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मति थे तो कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो था वह सर्वसम्मति से चुना गया। नीलम संजीव रेड्डी 1969 के चुनाव में बीबी गिरी को नीलम संजीव रेड्डी 1969 के चुनाव में बीबी गिरी से हार गए थे। 1977 में राष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी ने निर्विरोध चुना गया, यानी कि 69 में हार गए थे, फिर 77 में इनको फिर से चुना गया था निर्विरोध। क्वेश्चन आगे देखते हैं, 147 में आते हैं लोग। 147 में आते हैं, करा कि प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा का 30 सदस्य होते हैं। इसमें सभी होता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होती है जी। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसमें टोटल यानी कि 30 सदस्य होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। 148 में आते हैं लोग। किसने लिखा है कि गुण खून में होता है, शांति में नहीं होता है? किसने लिखा है कि गुण खून में होता है, न कि शांति में होता है? कौन लिखा था? 148 का 1 नंबर था, कौन? हिटलर लिखा था, हिटलर। हिटलर का जन्म हुआ था 1989 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हिटलर का जन्म हुआ था कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान कौन किया था? हिटलर किया था। हिटलर के आत्मकथा का नाम था माई कॉम्प, मेरा संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 149 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 149 का रखा आपको कि युद्ध एवं हिंसा को महिमा पंडित करने वाला विचारक कौन था? तो आपको जाएगा 1 से अधिक। क्वेश्चन 150 में आते हैं, करा कि संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं, कौन सा रूप है? तो आपको जाएगा 4 नंबर। इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा आपको। कौन कौन? परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज और औपनिवेशिक शासन। तो हम लोग का ये था पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन था हम लोग का। अब आते हैं, हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ से हम लोग को 111 से आपको देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि आपको उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण वो होता है कि निजी स्वतंत्रता, बाजार के शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। और 112 में आते हैं लोग।